Jai Hind to everyone. I'm Wing Commander KP Thakur from Major Kalsi classes. Generally, I take mock interviews at Major Kalsi classes, Allahabad. Today, I'm going to discuss with you something about officers-like qualities. You must have heard about OLQs. Yes, कुछ अफसर लाइक क्वालिटीज होती हैं जिनको एसएसपी में देखा जाता है, वेदर कैंडिडेट पॉसेस इट और नॉट. तो हम इसके विषय में आपसे कुछ बातें करने जा रहे हैं. तो जनरली 10-15 क्वालिटीज हैं जो एसएसबी में देखी जाती है कि जो कैंडिडेट आए हैं उनकी पर्सनालिटी में ये डिटेक्ट होती हैं कि नहीं. लेकिन एक चीज़ मैं आपसे मैंने क्लियरली बताना चाहता हूँ कि कोई मन में ये न रखे कि हमारे में ये 15 क्वालिटी में से 10 क्वालिटी है या हमारे में इससे थोड़ी और ज़्यादा हैं या कहीं ट्रेनिंग करने से ये क्वालिटी हमारे में आ जाती है. तो कैंडिडेट्स, आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट ऐसा कुछ भी नहीं है. जब भगवान आपको ज़िंदगी देता है तो ही इज़ द मतलब ग्रेटेस्ट क्रिएटर, अपनी तरफ से आपको बेस्ट बनाता है. ओके, सो यू आर द क्रिएशन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर, अल्टीमेट क्रिएटर. सारी क्वालिटीज वो आप में भर के भेजता है. हाँ, क्वालिटीज़ का नंबर कोई कहता है कि 70 क्वालिटीज़ होती हैं मनुष्य में, कोई कहता है 80 क्वालिटीज़ होती हैं. अब राम जाने एक्चुअली कितनी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन यस बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं. देखा गया है कि बहुत सारी क्वालिटीज़ मनुष्यों में होती हैं. हम तो 15 क्वालिटी की बात करते हैं कि मिनिमम 15 क्वालिटी शुड बी डिटेक्टेड इन ए पर्सन टू मेक हिम ए मिलिट्री ऑफिसर. तो इन 15 क्वालिटी, अब ये जो है हम अगर थोड़ा ध्यान से सोचें तो जिस समाज में हम पैदा हुए, जिस समाज में पले और पढ़े, तो हमारे उस इन्वायरमेंट का हमारी क्वालिटीज पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है. यानी कुछ क्वालिटीज जो है या तो दब जाएंगी, कुछ ऐसा समाज है जिसमें, या तो कुछ और निखर जाएंगी, कुछ क्वालिटीज और स्ट्रॉन्गर दिखेंगी और कुछ क्वालिटीज हो सकता है कि कमज़ोर हो जाएं. हमारे समाज का, हमारे इन्वायरमेंट का ये प्रभाव पड़ता है हमारी क्वालिटीज पे. तो ये 15 क्वालिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर मान लो 15 की जगह पे हमें किसी में 20 क्वालिटी डिटेक्ट होती है, 5 और डिटेक्ट हो गई, तो कोई नुकसान है क्या? नहीं, बढ़िया बात तो है. वो तो सेना के लिए बोनस होगा कि एक ऐसा अफसर आया हु इज ए वेरी गुड पेंटर ऑल्सो, हु इज वेरी गुड डांसर ऑल्सो, वेरी गुड सिंगर ऑल्सो, उसमें और कुछ खासियत है, कुछ और क्वालिटीज है, तब तो ये बोनस होगा ना. लेकिन ये मिनिमम जो 15 क्वालिटीज हैं, हम इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, जिनको हम बोलते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, फिर सोशल एडेप्टिबिलिटी, ग्रुप कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लाइवलीनेस, एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजंस, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप, डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टेमिना. तो ये 15 क्वालिटीज हैं कैंडिडेट्स जिनको एसएसपी में देखा जाता है कि इनमें से कितनी आप में डिटेक्ट होती हैं और कितनी नहीं डिटेक्ट होती हैं. अगर जो डिटेक्ट होती हैं तो वीकली डिटेक्ट होती हैं या स्ट्रांगली डिटेक्ट होती हैं, कैसी विजिबल है, इस विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि क्या ये क्वालिटीज हैं क्या और इनका कितना महत्व है सेना में. लेकिन एक चीज़ तो आप श्योर हो लीजिए कि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे
नहीं पूछा जाएगा। इससे संबंधित मेरे कहने का मतलब है कि हाउ मेनी ऑयल कीव्स आर देयर फॉर वुड बी मिलिट्री ऑफिसर्स, है ना, या इस क्वालिटी का मतलब क्या होता है, नहीं, ये चर्चा में ही नहीं आती। ये तो आपकी एक्चुअली आप जो यहाँ करते हो, आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है, आपका इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू, और आप जीटीओ टास्क के लिए जाते हो, तो आपकी पर्सनालिटी में ये चीज़ें डिटेक्ट होती हैं। साइकोलॉजिस्ट आपसे कहानियाँ लिखवाता है, स्टोरीज लिखवाता है, और जनरली आपकी स्टोरीज से पता चलता है, आपके उसके एसआरटी से पता चलता है कि आप में कौन सी ये जो क्वालिटीज हैं स्ट्रॉन्ग है, वहाँ डिटेक्ट होती हैं। कुछ डिटेक्ट होती हैं पर्सनल इंटरव्यू में, जब आप इंटरव्यूइंग अफसर के साथ बातें करते हो तो वो डिटेक्ट करता है, और कुछ क्वालिटी जो है डिटेक्ट होती हैं जीटीओ के फील्ड में। वहाँ जब आप ग्राउंड टेस्टिंग के लिए जाते हो तो यू डू डिफरेंट टास्क, वहाँ कुछ क्लोजली डिटेक्ट होती हैं क्वालिटीज़ या नहीं डिटेक्ट होती हैं, और बेस्ड ऑन ऑल दिस डिटेक्शंस आपका असेसमेंट फाइनल किया जाता है, एंड देन यू गेट सेलेक्टेड और गेट रिजेक्टेड। तो बेसिकली हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इन क्वालिटीज़ का मतलब क्या। जैसे इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस, ये है क्या चीज़ इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस? हाँ, इंटेलिजेंस को तो हम जानते हैं कि क्या है इंटेलिजेंस, लेकिन ये इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस क्या है? तो देखो कैंडिडेट्स, हर व्यक्ति का समझाने का अलग अलग तरीका होता है, किसी चीज़ पे देखने का हर व्यक्ति का अलग अलग नज़रिया होता है। हो सकता है कि आपको कुछ ऑफिसर्स ने या कुछ लोगों ने इन क्वालिटीज़ के विषय में बताया हो सकता है आप समझे हो। आज मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, मेरा बताने का तरीका हो सकता है कुछ और है, हो सकता है आपके दिमाग में ये हिट करे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। लेट अस टेक अप द फर्स्ट क्वालिटीज, दैट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस है क्या चीज़? तो इसके नाम से समझिए, इंटेलिजेंस विच इज इफेक्टिव, ऐसा इंटेलिजेंस जिसका यस आपकी ज़िंदगी पे, सोसाइटी की ज़िंदगी पे, समाज की ज़िंदगी पे प्रभाव पड़ता है। नहीं तो इंटेलिजेंट तो बहुत लोग होते हैं, और इंटेलिजेंट रहते हुए अपनी छाप नहीं छोड़ पाते अपने परिवार में, अपनी ही पर्सनालिटी पे और समाज में। तो ऐसे इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? तो आपका इंटेलिजेंस ऐसा जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए बेनिफिशियल हो, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस। थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट तो सभी लोग होते हैं, किसी को बोलते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, किसी को बोलते हैं वो कम इंटेलिजेंट है, लेकिन इफेक्टिव इंटेलिजेंस माने इंटेलिजेंस का सही उपयोग, वो इंटेलिजेंस जो काम का हो। अब हम यहाँ पे एक केस लेते हैं, एक कहानी छोटी सी सुनाता हूँ। पहले जो काशी है या वाराणसी यूज्ड टू बी हब ऑफ एजुकेशन। People from all over India, they used to go to Kashi for getting educated, और वहाँ से विद्या प्राप्त करके और वो वापस अपने अपने गाँव में या अपने अपनी जगहों पे जाया करते थे। आज भी काशी या वाराणसी हब ऑफ एजुकेशन है। आज भी BHA वहाँ पे है, 3 विश्वविद्यालय वहाँ पे हैं। इसके अलावे आज भी ईस्टर्न यूपी में इलाहाबाद के साथ साथ बनारस को हब ऑफ एजुकेशन माना जाता है। माने मॉडर्न एजुकेशन से लेकर के धार्मिक एजुकेशन सारे का हब माना जाता है। ओके, तो 3 पंडित गए थे काशी पढ़ने के लिए, और वहाँ से पढ़ाई करके वो वापस जा रहे थे। ये मोटर गाड़ी वगैरह का समय नहीं था, मोबाइल का समय नहीं था, पैदल जा रहे थे अपने गांव।
रास्ते में एक जंगल पड़ता था जिसमें जंगली जानवर रहते थे। तो पैदल का ही रास्ता था, तो लोग क्या करते थे, एक ग्रुप में हो करके और जंगल को पार करते थे, सिंगल नहीं। क्योंकि ग्रुप में रहेंगे, मान लो एक ग्रुप है लोगों का, पार कर रास्ते में कोई भालू मिला तो थोड़ा हल्ला करेंगे, भालू भालू, भेड़िया भेड़िया, है ना, वो भाग जाएगा। फॉर सेफ्टी पर्पस दे यूज्ड टू क्रॉस दैट जंगल इन ग्रुप्स। तो जब ये जंगल के किनारे पहुंचे तो ऑलरेडी वहां पे एक किसान जो था ना, ही वाज वेटिंग फॉर सम अदर पीपल टू कम सो दैट ही विल आल्सो क्रॉस दैट जंगल इन अ ग्रुप। तो उसने देखा कि 3 पंडित आ रहे हैं, तो उसने प्रणाम किया। वेशभूषा से ही लग रहे थे कि पंडित लोग हैं, उनको प्रणाम किया। अब बोला कि पंडित जी, मैं भी आप लोगों के साथ आ सकता हूँ क्या? तो तीनों पंडित बोले कि हाँ हाँ आ जाओ, 3 से 4 भले। हाँ, और फिर चारों मिल करके पगडंडी पकड़ के जंगल में घुसे और बातें करते आगे की तरफ बढ़े। इस चर्चा में एक पंडित जो था उसने किसान से पूछा कि हाँ, तो भाई साहब आप कितना पढ़ाई लिखाई किए हैं, कितनी विद्या प्राप्त किए हैं? तो किसान बोला कि पंडित जी, मैं तो कुछ पढ़ा नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मैं खेती किसानी करता हूँ, मैं किसी स्कूल में नहीं गया। तो तीनों पंडित जो थे ना, रास्ते भर उसकी खिंचाई करते जा रहे थे। बेवकूफ रह गया, कोई विद्या नहीं प्राप्त किया, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ऐसा बोलते जा रहे थे उसको। क्योंकि विद्या के महत्व को पंडित लोग तो समझते ही थे, पढ़े लिखे लोग थे। वो बेचारा किसान चुपचाप सुनता जा रहा था, क्या बोले, पढ़ा लिखा था नहीं, तो कोई प्रतिरोध वो नहीं कर रहा था। सो जाते जाते क्या हुआ, एक शेर का कंकाल, अब जंगल है भाई, हड्डियां तो मिलेंगी उसमें, एक शेर का कंकाल उसमें मिला। चारों घेर के खड़े हो गए, बातें करने लगे कि यार ये तो लगता है शेर का कंकाल है। तो एक पंडित बोला, देखो मैं अपनी विद्या से इसके अंदरूनी अंग बना सकता हूं और इसकी हड्डियों पे मांस चढ़ा सकता हूं। तो उसकी ये बात सुन के किसान हैरान हो गए। लेकिन दूसरे भी पंडित जो थे, बाकी 2 पढ़े लिखे तो थे ही, सारी विद्याएं पढ़े थे, तो उनमें से एक बोला कि ठीक है तुम करके दिखाओ। तो वो गया, जंगल में घुसा, कुछ फूल पत्ती वगैरह तोड़ लाया, हाथ पे मसल के कुछ उन पे छिड़का, कुछ मंत्र वगैरह पढ़े होंगे, जो भी विद्या सीखा होगा उसके अनुसार, और अचानक उस शेर के कंकाल की हड्डियों पे मांस चढ़ गया, उसके अंदरूनी अंग बन गया। ये देख करके जो किसान था बेहद हैरान हुआ। तब तक दूसरा पंडित बोलता है कि मैं इसके ऊपर खाल चढ़ा सकता हूं अपनी विद्या से। तो किसान थोड़ा परेशान हुआ, बोला कि देखो पंडित जी, अब ये मरा जानवर है, क्या इसकी हड्डियों पे मांस चढ़ाना, हड्डियों पे खाल चढ़ाना? शाम होने को आ रही है, अगर हम लोग रात होने से पहले जंगल को क्रॉस कर जाते हैं तो हम लोग सेफ रहेंगे, अंधेरा हो जाने पे हम पे खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए बेहतर है कि इस मरे जानवर को यहीं छोड़ें और हम लोग दिन रहते हुए जंगल को क्रॉस कर जाएं। तो पंडितों ने उसको धमका दिया कि तुम बेवकूफ़ आदमी, कोई विद्या सीखे नहीं, तो हमारी विद्या का कमाल देखो। फिर वो बंदा चुप हो गया। फिर दूसरा पंडित घुसा जंगल में, वैसा ही कुछ किया, कुछ फूल पत्तियां ले आया, मसल के छिड़काव किया उस पर, और उसके बाद कोई मंत्र वगैरह पढ़ा और उस पर खाल चढ़ गई। अब लग रहा था कि शेर सो रहा है ना। पंडित लोग बड़े खुश थे कि उनकी विद्या काम कर रही है, और किसान सोच रहा था कि पता नहीं ये बंदे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कहीं खतरा में न डाल दें। तब तक तीसरा पंडित बोला कि मैं इस मरे शेर में जान फूंक सकता हूं। तो घबरा करके किसान बोले कि पंडित जी 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए,
आपकी जो मर्जी कर लीजिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। और पंडित वो जो किसान था दौड़ करके एक पेड़ पे चढ़ के बैठ गया ऊंचाई पे और बोला कि अब जो मर्जी है करना है वो करो। और तीसरा पंडित जंगल में घुसा, वैसे कुछ फूल पत्तियां लाया, हाथ में मसल के कुछ छिड़का उस पे, उसके मंत्र वगैरह पढ़े। अचानक शेर दहाड़ के उठ खड़ा हुआ, जान फूंक दिया उसमें। अचानक दहाड़ के खड़ा हुआ, तीनों पंडित को मार के खा गया और अनपढ़ गंवार वो पेड़ पे जिंदा बच गया। तो बच्चों, ये है इंटेलिजेंस, ये है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस देखो, पढ़े लिखे पंडितों के पास बहुत था, ज्ञान बहुत था, लेकिन इफेक्टिव इंटेलिजेंस नहीं था। और किसान जो अनपढ़ था, ये बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसके बाद पास जो इंटेलिजेंस था वो सफिशिएंट था, उसकी जान बच गई। इसका इंटेलिजेंस सफिशिएंट था, एनफ था, इफेक्टिव था कि शेर को खड़ा होने से पहले मुझे पेड़ पे चढ़ के बैठ जाना चाहिए, है ना। वो जानता था कि ये कुछ उल्टा करेंगे और उसने प्रिकॉशन दे लिया, तो इसका इंटेलिजेंस इफेक्टिव था। तो इसी इफेक्टिव इंटेलिजेंस को हिंदी में एक नाम दिया गया है, हिंदी में कहते हैं विवेक। तो कैंडिडेट्स, हमारे में 2 चीज होती है, एक बुद्धि होता है, एक विवेक होता है। विवेक जो होता है ना, बुद्धि को कंट्रोल करता है, कहाँ बुद्धि लगानी है, कहाँ बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, हमारा विवेक इसका फैसला करता है। इसी को इंग्लिश में कहा गया है कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस या विवेक जो है, इसकी डिग्री होती है। ऐसा नहीं कि सबका कॉमन सेंस एक बराबर होता है। हाँ, किसी का कॉमन सेंस देखिए, किसी का कॉमन सेंस की डिग्री बहुत हाई होती है, किसी की नॉर्मल होती है, और कोई किसी में कॉमन सेंस होता नहीं। तो हम क्या कहते हैं, किसी को कभी कभार ऐसा होता है कि किसी को डांटने की जरूरत पड़ जाती है किसी छोटी मोटी गलतियों के लिए, तो हम क्या कहते हैं कि अरे तुम्हारे में कॉमन सेंस नहीं है क्या। तो ये जो विवेक है या कॉमन सेंस है, एक जो मिलिट्री अफसर, वुड बी मिलिट्री अफसर है, उसमें सफिशिएंट होना चाहिए, उसकी डिग्री अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है ना। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं अगली जो ओएल की वो है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, अब ये देखिए, जब हम एक मिलिट्री अफसर की बात करते हैं तो मिलिट्री अफसर की बेसिक ड्यूटी क्या है आप समझ लें। या जब हम बात करते हैं मिलिट्री की, टोटल मिलिट्री एज ए होल, तो मिलिट्री के लोगों की बेसिक ड्यूटी क्या होती है। बेसिक ड्यूटी मेरा कहने का मतलब फाइनल ड्यूटी। फाइनल ड्यूटी तो मिलिट्री रखी ही जाती है युद्ध करने के लिए ना, और बाकी जो पीरियड होती है, युद्ध नहीं अगर होता है तो युद्ध की तैयारी होती है, फिर अगर युद्ध होता है तो युद्ध होता है, नहीं हो रहा तो युद्ध की तैयारी होती है। लेकिन अपने देश में ही आजकल देख लो, दुनिया में देख लो, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं युद्ध की तैयारी चल रही है, कहीं लो लेवल कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं फुल फ्लेज वार हो रही है। अपने देश में देखिए, अपने देश में ठीक है, अभी कोई हमारे देश का किसी देश से युद्ध नहीं है, लेकिन लो लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स तो है, विद इन द कंट्रीज हैं, ऑन बॉर्डर्स हैं, ऑन चाइना बॉर्डर्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, है ना। डे टू डे एकदम नर्व्स तनी हुई हैं, वेस्टर्न बॉर्डर पे, ईस्टर्न बॉर्डर पे, नदर्न बॉर्डर पे, विद इन द कंट्री, विद नेक्स्ट लाइट्स क्या हो रहा है आप समाचार में पढ़ रहे होंगे। तो अफसरों का काम क्या है, इस काम के लिए ऑर्गेनाइज करना, ट्रूप्स को, युद्ध को ऑर्गेनाइज करना। आपको पता है युद्ध भी ऐसे नहीं होता है, युद्ध का भी वार प्लान बनता है। वार प्लान में हम यही लिखते हैं
कि हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर इस बॉर्डर पे युद्ध हो गया, उस बॉर्डर पे युद्ध हो गया, तो हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कहाँ से कितने लोग मूव करेंगे, कौन लोग क्या क्या करेंगे, है ना, कौन चीज़ कहाँ फिट होगी, राडार कहाँ फिट होगी, फाइटर प्लेन्स कहाँ रहेंगे, कितने फाइटर प्लेन्स यहाँ रहेंगे, कितने टैंक्स वहाँ फिट करने, ये सब वार प्लान का हिस्सा है। व्हेन यू बिकम मिलिट्री ऑफिसर यू विल कम टू नो मोर अबाउट इट। ओके, तो बेसिकली जो मिलिट्री ऑफिसर्स जो बनने जा रहे हैं उनमें बेसिक कुछ चीज़ दिखनी चाहिए जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी उसमें दिखनी चाहिए। हाँ, थोड़े में भी डिटेक्ट होनी चाहिए। आप में से बातचीत के जरिए, आपकी एक्टिविटी के चलते मैंने किसी तरह आप में से रेडिएट होने चाहिए, सो दैट आई अंडरस्टैंड दैट यस यू पॉसेस दिस क्वालिटी एंड इफ यू पॉसेस, इफ दिस क्वालिटी हैज बीन डिटेक्टेड इन यू, ठीक है, जब हम आपको मिलिट्री अफसर बनाएंगे तो आप ट्रेंड करके एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजर बना देंगे, है ना, because you are going to be a group leader, so you have to handle the group। उस ग्रुप को ऑर्गेनाइज करना है, उस ग्रुप को एक डेडली फौज, एक डेडली ट्रूप्स के रूप में आपको ऑर्गेनाइज करना है जिससे हम विजय हासिल कर सकें। तो ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जो है बेसिक फॉर्म में आप में डिटेक्ट होनी चाहिए। इसका रिफाइनमेंट तो हम कर लेंगे जब आप मिलिट्री अफसर बनेंगे तब। तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जो है, अब देखिए बच्चों, आजकल जितनी सेनाएं हैं सारी सेनाओं में ऑलमोस्ट सेम हथियार है। ये हमेशा से रहा, थोड़ा बहुत इधर उधर ऑलमोस्ट सेम हथियार होते हैं, सेम तरह की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी एक सेना जो होती है ना हारती है, एक सेना जीतती है। असल में जो सेना या जिस सेना का सेनापति अपनी सेना को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करता है वो सेना जीतती है। ज़्यादा अगर डिटरमाइंड होता है सेनापति, ज़्यादा बहादुर होता है सेनापति, उसमें ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी बहुत बढ़िया होती है, उसकी सेना जीतती है। देखो बच्चों, सेनाओं के विषय में एक कहावत है, इसको ध्यान में रखना। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी और बहादुरी, इसके विषय में एक कहावत है कि अगर दो सेनाएं हैं जो आपस में लड़ने जा रही हैं, एक सेना है शेरों की जिसमें सारी ट्रुप शेर ही हैं और उसका सेनापति भेड़, और दूसरी तरफ सेना है जो भेड़ों की सेना है, भेड़ों की बकरियों की सेना, लेकिन सेनापति शेर है। तो अगर इन दोनों सेनाओं में लड़ाई होगी ना तो वो सेना जीतेगी जिसकी ट्रुप्स तो भेड़ बकरी है लेकिन सेनापति शेर है। ये एक रॉ थ्योरी है सेनाओं की। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन सेनापति, everything depends upon the commander and what you are going to become, you are going to become a commander। तो हम आप में देखेंगे कि आप में ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कैसी है, आप में करेज कैसा है, ये हम देखेंगे। तो अब इसका महत्व मैं एक और छोटी कहानी कह करके आपको इसका महत्व समझाता हूँ। बच्चों, ईसा से कोई 500 साल पहले, साइप्रस है, पहले इसको यूनान कहते थे ना, तो ईसा से करीब 500 साल पहले वहाँ यूनान में एक देश था छोटा सा जिसका नाम था स्पार्टा, और सिकंदर ने तो हमारे देश पे हमला किया था ईसा से कोई 327 साल पहले, दैट इज 327 ईयर्स ईसा से पहले सिकंदर ने हमला किया था। एंड दैट टाइम देयर वाज आर्मेनियन एम्पायर जो ईरान तक फैला हुआ था, बहुत बड़ा एम्पायर था। ओके, तो इसका जो प्रेसिडिंग एम्पायर था जो ईसा से 500 साल पहले था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन सेम आर्मेनियन एम्पायर का जो था प्रेसिडिंग एम्पायर था, बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत बड़ी सेना थी उनके पास। अब उस वक्त की टेक्नोलॉजी के अनुसार उनके पास हथियार थे,
मोस्टली भाले और तलवार हुआ करते थे। तो वो जो एम्पायर था, बड़ा वाला एम्पायर से हम उसको आर्मेनियन एम्पायर ही कर लेते हैं। तो वो छोटे छोटे राज्यों पे हमला करके और उनको अपने में मिला लेते थे। स्पार्टा जो यूनान में एक छोटा सा राज्य था, वहाँ का जो जनरल था वो ही राजा था। बहुत वेरी मच वरीड कि हो सकता है कि जैसा यह कर रहे हैं, जो पैटर्न चल रहा है ना, वही चलेगा। एक दिन किसी न किसी दिन हमारे ऊपर हमला करेगा और हमें जीतने की कोशिश करेगा। लेकिन स्पार्टा वाले बड़े लड़ाके थे। एक पार्टिकुलर माने तरह के लोग थे। उस वक़्त का समाज दूसरा था। उनके समाज में जो अक्षम था, माने फिजिकली जो एबल बॉडी नहीं थे, उनको जीने का अधिकार नहीं था। उस वक़्त का वो जो जंगल वाला रूल था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही मनुष्य के भी समाज में चलता था कई जगह। तो उसमें कोई अगर पैदा होता था अंधा, लूला, लंगड़ा या ऐसा कोई हो जाता था जो लड़ने के काबिल नहीं है, तो उसको मार कर फेंक देते थे। हाँ, माता पिता जो बूढ़े बुढ़िया हो जाते थे उनको नहीं मारते काटते थे। लेकिन उस समाज में केवल एबल बॉडीड ही लोग रहते थे जो हर तरह से सक्षम थे और बड़े लड़ाके थे। ओके, तो एक दिन मैसेज मिला कि वो जो आर्मेनियन एम्पायर है, एग्जैक्टली आर्मेनियन एम्पायर तो मैं नाम ले रहा हूँ, इसका प्रेसिडिंग एम्पायर था। ओके, उसकी सेना मैराथन की तरफ प्रस्थान कर गई है। मैराथन ही वो मैदान था जहाँ पे दो सेनाएं बढ़िया से लड़ सकती थी। थोड़ा समतल मैदान था, सम 52 किलोमीटर फ्रॉम जो स्पार्टा की राजधानी थी, जो वॉल्ड सिटी थी, जहाँ पे ये लोग रहते थे। जो जनरल था, राजा था, उसके सरदार लोग रहते थे। वॉल्ड सिटी थी और बाकी जनता तो आजू बाजू रहते थे। वॉल्ड सिटी में ये लोग रहते थे। उस वक़्त के जो टेक्नोलॉजी, उसके मुताबिक वॉल्ड सिटी क्या होती होगी, ईसा से 500-600 साल पहले वो पत्थर पे पत्थर रख के कुछ बनाए होंगे अपना। तो मैसेज मिला कि ठीक है, दैट वो जो आर्मेनिया की जो सेना है, इट स्टार्ट इज मूविंग टुवर्ड्स स्पार्टा एंड इट इज हेडिंग टुवर्ड्स मैराथन का मैदान। तो इसने अपने सरदारों के साथ सभा किया, बोल के देखो भाई, हम सरेंडर तो नहीं करेंगे इनके सामने, हम बगैर लड़े सरेंडर नहीं करेंगे, हम जी जान से लड़ेंगे इनके साथ और हम अपनी आज़ादी बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सेना तो इनकी बड़ी है ही। तो हम कल अपनी सेना का प्रस्थान यहाँ से मैराथन की तरफ करेंगे, लेकिन हम यहाँ वॉल्ड सिटी में अपने 100 नौजवान लोगों को छोड़ना चाहते हैं। तो उनको सेलेक्ट किया और बोला कि हम कल सेना लेके जाएंगे मैराथन की तरफ। हमारे जाने में से 1-2 दिन लगेगा लाओ लश्कर लेकर के, फिर उनके साथ लड़ाई होगी। बड़ी सेना है, 10 से 12 गुना बड़ी सेना है हमारे से। लड़ाई होगी। अगर हम जीत जाते हैं तो इतने समय तक हम वापस आ जाएंगे। तो संभावना तो कम लगती है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम जीत जाएं। सेना बड़ी है, जीतने की संभावना कम है, लेकिन हम डिटरमाइंड हैं कि हम जीतें। तो हम अगर जीतते हैं तो फिर वापस आने में हमारा इतना समय लगेगा, वापस स्पार्टा के मतलब वॉल्ड सिटी में हम इतने समय तक आ जाएंगे। अगर हम इतने समय तक नहीं आए तो ये जो 100 लोग नौजवान यहाँ हम छोड़ रहे हैं, या यहाँ जो भी बाकी लोग हैं, वो ये समझें कि हम सारे मारे गए, युद्ध में हम सारे मारे गए। सेना बड़ी है उनकी। तो हम जब सारे मारे गए तो बात आती है अपनी रेस को बचाने के लिए, अपनी रेस को बचाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो 100 लोग हैं, नौजवान लोग, एबल बॉडीड, ये लोग जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े हैं, अब उनको कहाँ कैरी करेंगे? उनको मार काट के कुएं में फेंक देना। जितना अनाज वगैरह ले जा सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति पहले के समय में वही था कि अनाज, जितना अनाज
या और जो संपत्ति है ले जा सकते हैं वो ले लेना। औरतें बच्चों को ले करके जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में भाग जाना है, जिससे हमारी रेस बची रहे। क्योंकि अगर हम मारे जाएंगे युद्ध में तो हमारे बाद उनकी जो सेना है हमारे वाल सिटी पे अटैक करेगी, लूटने के लिए, औरतों को लूटने के लिए और बाकी लोगों को मारने के लिए, अनाज लूटने के लिए। बाकी जो यहाँ पे अनाज बचता है उन सब में आग लगा देना, जिससे दुश्मनों के हाथ न पड़े। राइट। दूसरे दिन अपनी सेना लेके चल पड़ा मैराथन के मैदान की तरफ। आई थिंक 52 किलोमीटर वहां से, वॉल सिटी से था। तो वहां पे जब ये पहुंचे तो वहां की सेना आ चुकी थी। आर्मेनिया वाली सेना एक तरफ मैदान की एक तरफ पड़ी थी। फिर दूसरे दिन युद्ध होना था। रात में इसने अपने सरदारों को बुलाया, बोला कि देखो भाई, ये अपनी सेना मैंने खड़ी करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। हमारी सेना उतनी बड़ी तो है नहीं कि हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में खड़े होकर के इनका सामना करेंगे। तो हमारी सेना इनके सामने मैंने प्लान किया है कि दूसरे ढंग से खड़ी होगी। अपने सरदारों को समझाया कि हमारी सेना 3 लाइन में इनके सामने एक धनुष के रूप में खड़ी होगी। धनुष के रूप में खड़े होने का मतलब क्या? द बो इज लाइक दिस। तो उसका जो सेंटर पोर्शन होगा वो अपोजिट जो सेना है उसके नजदीक होगा। एंड व्हेन बोथ आर्मीज विल मूव फॉर कॉन्टेक्ट, तो इस धनुष का सेंटर पोर्शन विल हैव फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद आर्मेनियन आर्मी। और उसके बाद ब्रीफ किया हुआ था सबको कि जैसे ही फर्स्ट कॉन्टेक्ट होगा सेंट्रल पोर्शन का, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्पार्टा आर्मी विल स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड, लड़ते हुए, तलवार चलाते हुए, भाले चलाते हुए पीछे की तरफ धीरे धीरे मूव करना शुरू करेगी। ये भी नहीं शो करना है कि हम भाग रहे हैं, पीछे मूव करेगी। तो पीछे जब सेना मूव करने लगी तो देखो ह्यूमन साइकोलॉजी को कैसे उसने समझा था उस जनरल ने, और उसी के बेसिस पे प्लानिंग किया था। मान लो 2 ग्रुप में झगड़ा होता है, एक तरफ 5 लोग हैं, एक तरफ 25 लोग हैं। नेचुरली 25 लोग भारी पड़ेंगे 5 लोगों पे। तो अब 5 में से 2 लोग भागना शुरू करते हैं एक तरफ, तो उन 2 लोगों का पीछा उस 25 में से 15 लोग उनका पीछा करते हैं। मारो इनको, पकड़ो मारो, पकड़ो मारो। इट हैपेंस, आज भी ऐसा होता है ना। यानी मैक्सिमम लोग जो पीछे हट रहे हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो अब इससे क्या हुआ, वो जो आर्मेनिया की सेना थी जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में थी, वो ट्रायंगुलर फॉर्म में हो गई पीछा करने के चक्कर में। और अपनी सेना को जिसने ब्रीफिंग दिया था इसने कि कुछ पीछे हटती जाएगी धीरे धीरे, वो धनुष के रूप में जो खड़ा किए हैं, तो ये इनका हरावल पोर्शन था जो आगे था। उसके बाद जो फ्लैंक्स थे दोनों धनुष के, वो उल्टा गोल घूमने लगेंगे आर्मेनिया की सेना के चारों तरफ। एंड फाइनली दे डिड इट। और आर्मेनिया की इतनी बड़ी सेना को पता नहीं था कि हम किस संकट में फंसने जा रहे हैं। वो एक सर्किल में घिर गए, और ये बहादुर तो थे, लड़ाके थे ये स्पार्टा वाले। सर्किल को टाइट करते चले गए। उतनी 10 गुना बड़ी सेना उस सर्किल में फंस गई। भीतर भीड़ ही भीड़। तलवार चलाएं तो किसमें, दाएं बाएं आगे पीछे सब अपने लोग थे, किस पे तलवार चलाएं। तो इतनी बड़ी सेना का जो केवल कॉन्टेक्ट था आउटसाइड स्पार्टा की सेना थे, जो बाहरी एज पे लोग थे, ये बहादुर थे, काटते चले गए, अपने भी मरे, उनको मारते चले गए। लड़ाई चलती रही, देर तक चलती रही, क्योंकि स्पार्टा वालों को बहुत बड़ी सेना फेस करनी ही नहीं पड़ी। उनके सामने जो लोग थे, बस बड़ी सेना तो भीतर सर्किल में फंसी हुई थी। लड़ाई देर तक चलती रही और अंत में आधे से ज्यादा लोगों को काट डाला स्पार्टा वालों ने, अपने भी मरे। और इसके बाद वो बाकी सेना भाग खड़ी हुई। जीत गए स्पार्टा वाले। लेकिन इस जीत में इतना टाइम लग गया कि अब वो
कितना भी जल्दी चाहे तो लौट करके वॉल सिटी में बताए गए समय के अनुसार नहीं पहुंच सकते थे। तो जो जनरल था बुलाया सरदारों को, बोला कि यार हम जीत तो गए लेकिन हम समय पे नहीं पहुंच सकेंगे, तो जीतने के बाद भी सत्यानाशी है, हमारे यहाँ बूढ़ी बुढ़िया सबको मार देंगे सब, जो 100 नौजवान लोग छोड़े, और बाकी ये जो है जो भी धन संपत्ति है सब में आग लगा के भाग जाएंगे। तो हमें बताओ कोई ऐसा सैनिक है क्या जो नॉन स्टॉप यहाँ से दौड़ता हुआ जाए और जा करके हमारी वॉल सिटी में बताए कि हम जीत गए हैं और आ रहे हैं, एंड ही मस्ट रीच देयर विद इन द टाइम। तो एक सरदार बोला कि हाँ मेरे पास एक सैनिक है ऐसा, उसको बुलाया गया। वो बंदा बोला कि हाँ मैं दौड़ के चला जाऊँगा। सो ही रैन फ्रॉम दैट प्लेस, फ्रॉम मैराथन to the wall city, 52 kilometer non-stop. I reached wall city within time. wall city के अंदर आकर के on the square he raised his hands and just shouted, "We have won! The army is coming back!" And after that he fell on the ground. He was so much exhausted that he fell on the ground and died. तो जेंटलमैन उसी के नाम पे मैराथन रेस होती है, 26 किलोमीटर की होती है, 52 किलोमीटर की तो इधर कभी सुना नहीं। ओके, तो ये है प्लानिंग, ये है ऑर्गेनाइजिंग। युद्धों का फैसला ज़्यादातर हथियारों से नहीं होता है, युद्धों का फैसला ज़्यादातर करेज और प्लानिंग पे होता है, ऑर्गेनाइजिंग पे होता है। तो अगर आपको मिलिट्री अफसर बनना है तो आपके अंदर एक ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होनी चाहिए और एसएसबी में डिटेक्ट होनी चाहिए। रिफाइनमेंट इसका कर लिया जाएगा जब आप सेलेक्ट होगे तो, लेकिन आप में पहले डिटेक्ट तो ये हो। तो ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आती कैसे हमें? भगवान ने सबको दिया। सीधी सी बात है, जिस हथियार का यूज होगा वो चमकेगा, जिस हथियार का यूज नहीं होगा वो नहीं चमकता। यानी सबको ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी दी गई है। तो हम जब मिलिट्री में आपको अफसर बनाने के लिए किसी बंदे को सेलेक्ट करते हैं तो हम थोड़ा ये देखते हैं कि थोड़ा खेल कूद में ये कैसा है। असल में ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग आपने स्टार्ट कर दिया था 5 साल की एज में। उसको रिफाइन करना ईश्वर ने तो दिया हुआ था कि जब आप अपनी कॉलोनी में और बच्चों के साथ खेलने गए थे तो वहीं से आप प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग शुरू कर दिए कि हाँ भाई आज हम क्या खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे तो कौन कहाँ खड़ा होगा, कौन कहाँ खड़ा होगा, छुपन छुपाई खेलेंगे, पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, क्या खेलेंगे। ये सारी गेम्स जो है ना बच्चों की आविष्कार की हुई हैं। ओके, ये छुपन छुपाई वगैरह है। तो बच्चों अगर आप खेलते रहे हो, खेल कूद में भाग लेते रहे हो, थोड़ा बहुत भी, आई डोंट मीन कॉम्पिटिटिव लेवल कि आप स्टेट लेवल के हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो, नेशनल लेवल के हो, नो आई डोंट नीड दैट। मेरा मतलब है कि आप खेल कूद में भाग लेते रहो, दोस्तों के साथ कहीं भी खेलते रहो, थोड़ा एंजॉय करते रहो ग्रुप को। और जब खेलोगे तो जरूर कुछ प्लानिंग करोगे। जब आप फुटबॉल खेलने जाते हो तो आप प्लान करके ना बॉल को मारते हो कि मैं लेफ्ट आउट को दूं कि राइट आउट को दूं कि बैक को वापस कर दूं कि सेंटर फॉरवर्ड को पास करूं। ये सब प्लानिंग आप करते हो, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। आप दूसरे किसी टीम के साथ मैच खेलते हो तो आप सब प्लान करते हो, फलाने को लेफ्ट आउट रखेंगे, फलाने को राइट आउट रखेंगे, बैक वो रहेगा, वहाँ से वो पास करेगा बॉल, वहाँ से वो पास कर। इट इज ऑल यू नो पार्ट ऑफ द गेम, दैट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो आप भले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना हो, आप गली लेवल पे हो, मोहल्ले लेवल पे हो, स्कूल लेवल पे हो, अगर आप खेलते रहे हो तो आप में प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डिटेक्ट होगा। और इसको डिटेक्ट होना अच्छा माना जाता है, एक अच्छी क्वालिटी मानी जाती है वुड बी अफसर के लिए, राइट? ओके, रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी क्या है? टू रीजन आउट द थिंग्स, व्हाई समथिंग, how something is happening and why something is not happening। जैसे हम बैठे यहाँ बातें कर रहे हैं, अचानक लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो हम क्या करते हैं भाई? लाइट चली गई, क्या हुआ? देखो यार बल्ब तो नहीं फ्यूज हो गया। तो हम दूसरे बल्ब को
जला के देखते हैं कमरे में, है ना, वो भी नहीं जल रहा है, तो हम कहते हैं देखो देखो कहीं अपना ट्रिप तो नहीं हो गया, मेन स्विच, घर का मेन स्विच है, ट्रिप ऑफ तो नहीं हो गया, तो फिर वहाँ ठीक है, यहाँ भी ठीक है। तब हम क्या करते हैं, रीजनिंग आउट, तब हम कहते हैं, पड़ोसी बोलते हैं कि हाँ सिंह साहब आपके घर में लाइट है क्या? तो हाँ हमारे घर में तो है, यानी समवेयर हमारे घर में आने वाला फ्यूज जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से भी रीजन आउट द थिंग्स, व्हाई समथिंग इज हैपनिंग। और हर चीज के होने का एक पैटर्न होता है, हर चीज के होने का एक पैटर्न होता है। देखो बच्चों, आपका एक OIR टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। उसमें कुछ वर्बल टेस्ट होते हैं, नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, है ना। अब क्या है, दुनिया में हर चीज एक पैटर्न से होती है। अब उसमें आपकी टेस्टिंग इसके लिए कि आप पैटर्न समझते हो कि ना, कैसे होता है। जैसे आपको नंबर दे दिए गए, ओके 0 2 4 6 8, अगले 2 नंबर क्या होंगे, ठीक है। आपके फिगर्स दे दिए गए, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, अगले 2 फिगर क्या होंगे। तो अगर आप 0 2 4 6 8 को देखो तो आप थोड़ा ध्यान लगाओ तो देखोगे कि भाई हर जगह 2 प्लस होता जा रहा है। और फिगर देखो तो लगेगा कि भाई हर अगले फिगर में एक लाइन प्लस होती जा रही है। तो पेंटागन के बाद हेक्सागन होगा, हेक्सागन के बाद हेप्टागन होगा, ऑक्टागन होगा, नैनोगन होगा, लाइक दैट। तो कहने का मतलब कि अगर आप पैटर्न समझते हो कि ऐसे ऐसे होता है ना, तो आप रीजनिंग कर लेने में सक्षम होगे, समझोगे। तो क्योंकि इस संसार में 95% चीजें एक पैटर्न से होती हैं। जैसे दिन रात का होना, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, उसके बाद फिर 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। मौसम का बदलना, ओके, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद जाड़ा, शरद ऋतु, उसके बाद वो कौन कौन ऋतु, माने एक पैटर्न से चलना, है ना। बहुत सारी चीजें देखो, आपके क्लास का बदलना, ठीक है, 8वीं क्लास है, 9वीं क्लास, 9वीं क्लास है, 10वीं क्लास, हर चीज दुनिया में एक पैटर्न से होती है। 95% चीजें, 5% चीजें ऐसी हैं जो रैंडम है। तो 5% चीजें तो सभी के लिए रैंडम है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, दूसरे के लिए भी। लेकिन 95% चीजें जो एक पैटर्न से होती है, अगर हमारी समझ है, अच्छी है, पैटर्न की समझ हमारी अच्छी है, तो हम यूं ही 95% सक्सेसफुल है। अब बाकी जो रैंडम है वो तो सबके लिए रैंडम है। तो रीजनिंग एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, पैटर्न की समझ अच्छा होना चाहिए, ओके। देन कम्स पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है? पावर ऑफ एक्सप्रेशन माने अपनी बात दूसरों के सामने, जो ऑडियंस है, अच्छी तरह से रखना, उन्हीं की भाषा में रखना, जो भाषा वो समझते हैं, उन्हीं की लैंग्वेज में रखना। अब उसको जोर से कहना है कि उसको धीरे से कहना है, उसको बढ़ा चढ़ा के कहना है, बृहद रूप में या संक्षिप्त रूप में कहना है, इसकी समझ होनी चाहिए। यानी आप जो अपनी बात एक्सप्रेस करना चाहते हो वो पूरी तरह से आप उनको, अपनी ऑडियंस को बता सको, और जहां तक हो सके कम से कम शब्दों में अगर आप इफेक्टिवली अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हो तो उसको कहते हैं पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा है। और दूसरी बात, जो बात हमारी ऑडियंस समझती है उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, और जो सिचुएशन है सिचुएशन के अनुसार अपनी बातों का टोन हो और टेनर हो। अननेसेसरी भूमिका नहीं बनाए, जो बातें बतानी है सीधा सीधा बता दें कि सबकी समझ में इजीली आ जाए। एक कमांडर को जब अपनी ट्रूप्स को ब्रीफ करना होता है तो ऐसा नहीं है कि वो शेक्सपियरियन अंग्रेजी झाड़ता है, जानता है अंग्रेजी बोलना जानता है, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी में हमारे जवानों की लैंग्वेज जो है हिंदी है।
सो शेक्सपियरियन इंग्लिश जानने वाला भी जो अफसर है, अगर ब्रीफ कर रहा है तो हिंदी में ब्रीफ करेगा, उनको बताएगा कि ठीक है, हम इस ऑपरेशन के लिए अगर जा रहे हैं तो LMG कौन लेगा, स्टेन गन कौन कौन लोगे, कितने लोग लेंगे, इंसास कितने लोग लेंगे, AK-47 मेरा कहने का मतलब कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन वो चीज़ है कि जो अपनी बात समझाता है दूसरों को, उन्हीं की लैंग्वेज में बढ़िया से बात समझा दे कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। आई शुड बी एबल टू कन्वे माई आइडियाज टू अदर्स इन वेरी क्लियर मैनर एंड इन करेक्ट टोन एंड टेनर। हम अगर फौजी लोग किसी फौजियों से बात करेंगे तो हमारा टोन और टेनर और होगा। हम साधु महात्मा नहीं है ना, हाथ जोड़ के विनय रूप में नहीं कहेंगे ना। एक मेजर साहब अपने सिपाहियों के सामने मैंने प्लीज कह के नहीं कहेगा ना। सो टेनर की बात मैं करता हूँ। समय के अनुसार हमारी टोन और टेनर कुछ और होती है, लेकिन एक चीज़ है कि जब हम अपनी ब्रीफिंग अपने जूनियर्स को देते हैं, जब हम अपनी ब्रीफिंग अपने से सीनियर्स को देते हैं, तो इट शुड बी प्रिसाइज, शुड बी वेरी क्लियर, नो डाउट, कहीं डाउट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। राइट? ओके जेंटलमैन, आगे की जो क्वालिटीज हैं हम एक दूसरे वीडियो में आपको समझाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ा बृहद रूप से इसको समझाऊं, जिससे आपके दिमाग में बैठे ये कि एक क्वालिटी है क्या। ओके, तो एक दूसरे वीडियो में हम आपको बाकी की क्वालिटी जो है ना, सोशल एडेप्टेबिलिटी के यहाँ से हम समझाएंगे। जय हिंद टू एवरीवन।